नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सुबह 9 बजे की क्लास में हमारा वह सीरीज घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। अब तक जो है 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो शाम 3 बजे हमारी क्लास RWA का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है और शाम 7 बजे किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बात करें सभी का, आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है उसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, भूटान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो पूर्व की बात की जा रही, भारत के पूर्वी देश कौन कौन से हैं? म्यांमार और बांग्लादेश। भारत का जो पूर्वी देश की सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ पूर्वी सीमा साझा करता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के समवर्ती हैं? उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ? तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है दोस्तों, 8 + 1 = 9। इसमें से 8 जो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 9 के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें दोस्तों आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक आपका है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो टोटल क्या हो जाएगा? ऑप्शन 9 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? इसमें पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा? हफीज़ा, रऊफ़, धूमर, डांगी। तो इनमें से जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर आपका होगा डांगी जो है, यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है गणित, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के या फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो नोबेल पुरस्कार जो नहीं दिया जाता है या गणित के क्षेत्र में आपको नहीं दिया जाता है, ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, पांचवा पूछा जा रहा है। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 14 मार्च को, 22 मार्च को या फिर 25 मार्च को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस की बात की जा रही है तो यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य इनमें से नहीं है, कौन सा देश? कंबोडिया है, चीन, लाओस, फिलीपींस। तो आसियान का देश नहीं है, इनमें से चीन जो है आसियान का देश नहीं है, ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोच्चि, पटना, मदुरई, प्रयागराज। तो पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है दोस्तों मदुरई। किसे? मदुरई, आपके तमिलनाडु में। क्या? तमिलनाडु में। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या फिर उपयुक्त में से सभी के द्वारा की जा सकती है। तो लोकसभा की जो बैठक समाप्त की जा सकती है दोस्तों, यह स्थगन के द्वारा भी की जा सकती है, सत्रावसान के द्वारा भी की जा सकती है, विघटन के द्वारा भी समाप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन सभी दिया गया है, ऑप्शन डी वाले में उपयुक्त सभी के द्वारा जो है
लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला सही है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक, इसमें कह रहा है दोस्तों, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन में की वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता से है, या बी ऑप्शन सहकारी खेती से है, सी ऑप्शन है अंतर्वृष्टि वृद्धि से है, डी ऑप्शन है आपका ग्रामीण क्षेत्र के विकास से है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंतर्वृष्टि वृद्धि से है, ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर के इसमें पूछा जा रहा है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए गए हैं। भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के नोट और करेंसी के सिक्के निर्गत किए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा, या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो 1 रुपये के नोट जो जारी किए जाते हैं, सिक्के जारी किए जाते हैं, यह वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने 12 नंबर का, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अरविंद पनगड़िया थे, रघुराम राजन थे, चंद्रशेखर सुब्रमण्यन थे, या फिर राजीव कुमार थे। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 13 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण है। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण क्या है। इस गोले का एक गति का उदाहरण जो होता है दोस्तों प्रक्षेप्य गति होता है। क्या होता है, प्रक्षेप्य गति। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 14 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कौन होती है। स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, यह होती है आपकी स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन डी वाला हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न विटामिनों के उनके सही वैज्ञानिकों के नाम से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। विटामिन ए के वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों। तो विटामिन ए के वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों, विटामिन ए के जो वैज्ञानिक हैं रेटिनॉल है। ऑप्शन तीसरे के साथ जाएगा। विटामिन ई की बात करें दोस्तों, इसके वैज्ञानिक का नाम है टोकोफेरॉल। बी ऑप्शन का ई का ऑप्शन जो होगा बी के साथ जाएगा। बात किया जा रहा है विटामिन सी की, तो विटामिन सी के वैज्ञानिक का नाम है एस्कॉर्बिक। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। और डी ऑप्शन दिया गया कि विटामिन डी का किसके साथ है वैज्ञानिक का नाम, तो विटामिन डी के वैज्ञानिक के नाम है कोलीकैल्सिफेरॉल है। कौन है, कोलीकैल्सिफेरॉल है। तो ऑप्शन क्या है, पहले का तीसरा दूसरे का दूसरा। किस ऑप्शन में दिया गया, पहले का तीसरा दूसरे का दूसरा। ऑप्शन दिया गया है केवल पहले वाले में, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। गन मेटल जो है किस मिश्रित धातु से निर्मित है। कॉपर टिन जिंक से, कॉपर लेड सिल्वर से है, कॉपर जिंक लेड से है, कॉपर आयरन निकल से है। गन मेटल की बात की जा रही है, तो गन मेटल आपका कॉपर टिन और जिंक से मिश्रित धातु से निर्मित किया जाता है। ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार आपके सामने 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है। आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है। सोडियम है,
बेरियम है, सिलिकॉन है, पोटेशियम है। इसका सही आंसर जो होगा, आतिशबाजी में जो हरे रंग का प्रकाश दिखाई देता है यह बेरियम के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने से पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध बताता है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से है, केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है? तो यह अनुच्छेद 24 जो है आपके मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार की बात की जाए तो भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। भाग 3 में अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से 35 तक, ठीक, 12 से 35 तक। और मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो 12 से जो पूछा गया है कि अनुच्छेद 24 किस में है, तो 12 से 35 के बीच में ही आता है। तो हमारा मूल अधिकार ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 ए जो है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 43 ए जो है किससे संबंधित है? राज्य सरकार से है, केंद्र सरकार से है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है या फिर मूल अधिकार से है? तो बात की जा रही है अनुच्छेद 43 ए की। यह इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो इसकी बात करें तो भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। अब 43 जो है 36 से 51 के बीच में ही आता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें डीपीएसपी किस संविधान से लिया गया है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 20 नंबर का पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इन ऑप्शनों में 95 है, 195, 295, 395 में बात किया जा रहा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका आंसर जो होगा इनमें से 395 है। ठीक है, 395। अगर बात करें तो इसमें उस समय की भाग में कितने थे? भाग कितने थे? तो टोटल 22 भाग थे। अनुसूचियाँ की बात करें तो अनुसूचियाँ 8 थी। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान समय में आपके 468 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 468 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियाँ की बात किया जाए तो अनुसूचियाँ आपकी 12 हैं और भाग की बात किया जाए तो 25 भाग हैं। ठीक, वर्तमान समय में इतने हैं दोस्तों। लेकिन हमसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी वाला सही होता है कि 395 अनुच्छेद हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने पूछा गया कि लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? लोक अदालतें जो हैं किसके अधीन बनाई गई हैं? कानूनी सुलह अधिनियम के तहत, विधायक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत, न्याय अधिनियम का प्रशासन या फिर पंचायत और सुलह अधिनियम के तहत बनाया गया है। पूछा गया है कि लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं। तो लोक अदालतें जो हैं दोस्तों यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत बनाई गई है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार जो है दोनों पर कानून बनाते हैं उल्लिखित है। जिस पर जो है केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है, उसे क्या कहते हैं? संघ सूची में कहा जाता है, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची में रखा गया है। वह विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं उसे कहा जाता है समवर्ती सूची। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद किसका नारा था? कौन व्यक्ति दिए थे? आपके सामने ऑप्शन है JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, BG तिलक है। तो जय हिंद का नारा देने वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों यह है सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जेबी कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो व्यक्ति थे यह थे आपके जेबी कृपलानी। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। कौन थे? जेबी कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 25 नंबर का। कह रहे कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किए थे? महात्मा गांधी जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किए थे? सेवाग्राम आश्रम से, या फिर दांडी से, साबरमती आश्रम से, या फिर वर्धा से किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जा रही है दोस्तों, तो यह शुरुआत हुआ था आपके दांडी से। ऑप्शन क्या होगा? बी वाला हमारा सही होगा। कब किया गया था? 1930 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों आपके सामने 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? प्रश्न है आपके सामने, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में हुआ था, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या भारतीय संविधान अधिनियम 1950 के तहत? पूछा गया कि भारत के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। ठीक, 1773 के तहत किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया 27 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा देने वाले कौन व्यक्ति हैं? इनकलाब है, एम.के. गांधी हैं, भगत सिंह हैं, या फिर एस.सी. बोस हैं? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले जो व्यक्ति हैं यह भगत सिंह हैं। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन है? भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? इनमें से कौन सा वेद जो है सबसे पुराना है? यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, या फिर ऋग्वेद? तो इनमें से जो सबसे पुराना वेद है दोस्तों यह आपका ऋग्वेद है। कौन? ऋग्वेद। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? हड़प नीति अपनाने वाला कौन गवर्नर जनरल है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड हेस्टिंग है, या फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग है, या फिर लॉर्ड डलहौजी है? तो हड़प नीति अपनाने वाला जो गवर्नर जनरल है दोस्तों यह है, हड़प नीति को अपनाने वाला लॉर्ड डलहौजी है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी वाला होगा सही है, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति से संबंधित इसका। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आपके सामने। इसमें पूछा गया कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ था? वर्तमान समय की बात की जा रही है, तो महावीर का जन्म जो हुआ था वर्तमान समय में किस राज्य में वह स्थल स्थित है? पंजाब में है, गुजरात में, बिहार में, महाराष्ट्र में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों यह वर्तमान समय में बिहार में स्थित है वह स्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? आर्यभट्ट और कालिदास जो है किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? कुमारगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, या फिर स्कंदगुप्त के दरबार में रहते थे? बात किया जा रहा है आर्यभट्ट और कालिदास की। तो आर्यभट्ट और कालिदास जो रहते थे दरबार में गुप्त वंश के, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 32 नंबर का। 32 नंबर के प्रश्न में दोस्तों मिलान करना है। कुछ भवन दिए गए हैं, उनके निर्माण करता है, उस भवन का निर्माण करने वाले कौन व्यक्ति हैं उसके साथ हमको मिलान करना है। बात किया जा रहा है, पहला ऑप्शन है कि सुल्तानगढ़ी का निर्माणकर्ता कौन है? तो सुल्तानगढ़ी का जो निर्माण किया था दोस्तों यह इल्तुतमिश किया था। ऑप्शन क्या होगा? तीसरे के साथ जाएगा। लाल महल की बात करें तो लाल महल को कौन बनवाया था? यह बलबन ने बनवाया था। कह रहा कि जमात खाना मस्जिद की निर्माण कौन करवाया था? जमात खाना मस्जिद की निर्माण करवाने वाला है खिज्र खान।
और 2.5 दिन नामक झोपड़ा जो बनवाया था या कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था? ऑप्शन क्या होगा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, दो ऑप्शन में दिए गए ए सी में। और तीसरे की बात करें, तीसरे का पहला होगा, तो तीसरे का पहला दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, हमारा बिल्कुल ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है 33 नंबर का कि छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? छत पर जो है जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, असम है। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, छत पर जल संचयन करने वाले की शुरुआत की है, यह तमिलनाडु है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 34 नंबर का कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल से क्यों ढकी है? प्रश्न है आपके सामने, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से क्यों ढकी है? ऑप्शन आपके सामने है, अधिक प्रकाश पड़ता है इसलिए, कम वर्षा होती है इसलिए, कम प्रकाश पड़ता है इसलिए, या फिर अधिक वर्षा होती है इसलिए। इसका सही आंसर होता है दोस्तों, अधिक वर्षा होती है इसलिए। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, यह गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? जम्मू को श्रीनगर जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चांगला दर्रा, আহিंगल दर्रा, या फिर लानकला दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो जम्मू को श्रीनगर से जो जोड़ता है, यह आपका बनिहाल दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना? 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? कजाकिस्तान है, कनाडा, इजराइल, या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो पूछा जा रहा है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, यह कजाकिस्तान है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 38 नंबर का, इसमें पूछा गया कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, या फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से। डी ऑप्शन दिया गया है, भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रकाशित होती है, यह भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 39 नंबर का, मिलान करना है। राज्य दिए गए हैं, उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना है। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? असम की राजधानी दिसपुर है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, दो ऑप्शन में दिया गया है, और तीसरे का पहला होगा, तो केवल ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना, देश दिया गया है, उनके साथ राजधानियों से मिलान करना है। पूछा है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है दोस्तों, अबू धाबी है। किसके साथ जाएगा? तो अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। चिली की बात करें, चिली की राजधानी जो है सैंटियागो है। और मोरक्को की राजधानी रबात है। क्या आंसर होगा? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा। किस ऑप्शन में दिया गया है? चलिए इसमें अगला प्रश्न है 46 नंबर का, पूछा जा रहा है कि अनिल और अनल युग्म का सही अर्थ क्या है?
अनिल और अनल युग्म का सही अर्थ क्या होता है? हवा और आग, या फिर आग और हवा, हवा जंगल, जंगल आग। तो अनिल मीन्स होता है दोस्तों हवा, अनिल मीन्स हवा होता, अनल मीन्स होता है आपका आग। तो पहले हवा होना चाहिए, तो हवा होता है और आग है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने 47 नंबर का। पूछा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए कि जिनके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। जिनके हृदय में ममता नहीं होती है उन्हें एक शब्द में कहा जाता है निर्मम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्मम। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इसमें 48 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा है? तिमिर है, या फिर ध्यावंत है, तमिश्र है, निलय है। अंधकार का जो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यह निलय जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं होता है। निलय की बात करें दोस्तों तो यह घर का पर्यायवाची होता है, निलय घर का पर्यायवाची होता है। तो चलिए इसमें 49 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि कह रहा है कि किस विकल्प का सही विलोम युग्म ने नहीं है। इनमें से किसका विलोम जो है गलत बताया गया है। कह रहा है कुसुमित का कंटकित होता है, बिल्कुल सही है। कीर्ति का उपकीर्ति होता है, बिल्कुल गलत है। कीर्ति का जो होता है दोस्तों उपकीर्ति नहीं अपकीर्ति होता है, ऊ की जगह अप होना चाहिए। तो हमसे गलत ही पूछा था, तो कीर्ति का उपकीर्ति नहीं होता है, कीर्ति का जो होता है अपकीर्ति होता है। तो ऑप्शन दूसरा वाला ही हमारा गलत है, बी वाला हमारा गलत ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सावन हरे न भादों सूखे। सावन हरे न भादों सूखे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? सावन में हरा और भादों में सूखा, ये बी ऑप्शन है, ना सावन में हरा ना भादों में सूखा, या सी बात कह रहा है कि असंभव बात, डी ऑप्शन कह रहा है सदा एक ही दशा रहना। प्रश्न में है आपका सदा, कह रहा है कि सावन हरे न भादों सूखे, इसका जो अर्थ होता है सदा एक ही दशा में रहना। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा, सदा एक ही दशा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें अगला प्रश्न है 61 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो इसमें जो है 126वां स्थान प्राप्त किया है भारत। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 62 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का शुभारंभ किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का शुभारंभ कहां से किए हैं? तो यह किए हैं शहडोल से। कहां से? शहडोल से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 63 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य जो है शीर्ष निर्यात राज्य में बन गया है। जून 2023 के जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा आपका तमिलनाडु जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में सबसे पहले स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जयपुर, नैनीताल, नोएडा, हरिद्वार। तो वैदिक थीम वाला जो पहला पार्क स्थापित किया गया है यह किया गया है नोएडा में आपके। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने कि अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त कराई जाएगी। कितनी यूनिट बिजली जो है मुफ्त कराई जाएगी? तो यह आपकी 200 यूनिट बिजली जो है मुफ्त कराई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि जून 2023 में
विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है? किस देश में शुरू किया गया है? बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। प्रश्न है आपके सामने कि जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है? यह शुरू किया गया है आपके बांग्लादेश में। पहला ऑप्शन सही होगा बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है 67 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित होगा? पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में, ग्रेटर नोएडा में। इसका सही आंसर होगा आपका ग्रेटर नोएडा में। डी वाला बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है? विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बनाया गया है दोस्तों, यह आपके सूरत में बनाया गया है। कहाँ? सूरत में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 69 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन जीते हैं? तो शतरंज चैंपियनशिप में 2023 का खिताब जीतने वाले हैं, यह आपकी है पद्मिनी राउत है। कौन है? पद्मिनी राउत है। ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। ऑप्शन सी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में भारत को किस देश में से मिसाइल स्पार्क NLOS प्राप्त हुआ है? 2023 में भारत को जो है किस देश से मिसाइल स्पार्क NLOS प्राप्त हुआ है? रूस से, अमेरिका से, फ्रांस से, इजराइल से। इसका सही आंसर होगा आपका इजराइल से। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं।